आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रारूपण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग? व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस। ड्राफ्टिंग क्या है? अगर आपके पास आवाज नहीं जा रही है तो आई थिंक आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी सबके पास आवाज आ रही है। तो व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, तो आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि पहले से एक रफ वर्क जिसको आप कह सकते हैं तैयार करते हैं, जिससे कि आपको जब मेन आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक उससे रफ वर्क से आराम मिलता है। आप डायरेक्ट आप कोई भी चीज नहीं लिख सकते। जब आप आंसर्स तैयार करते हैं या कुछ भी तैयार करते हैं तो आप एक पहले रफ वर्क तैयार करते हैं कि ऐसे 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 लिखेंगे, पॉइंट्स बना लेते हैं, देन यू राइट फुल आंसर। दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड इजी। और जब आप पूरा आंसर लिखेंगे तो वो एक सीक्वेंस में आता है और उसमें आपको दिक्कतें भी कम आती हैं। तो ड्राफ्टिंग इज अ प्री कंसेप्ट या उससे पहले की स्टेज है, प्री स्टेज ऑफ राइटिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेयांस। याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बहुत गलत बोलते हैं और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश बोलने में गड़बड़ कर देते हैं। ड्राफ्टिंग तो आप लोग सही बोल दोगे, प्लीडिंग भी चल जाता है, बट कन्वेयांसिंग जो होता है ना वो आप उसको कन्विंस कर देते हो। या तो कोई बच्चा कन्विंस बोल देगा, या वो कन्विंसिंग होती है वो बोल देते हैं। कन्विंसिंग इज जब आप चुनाव में जाते हैं तो जो नेता करता है वो कन्विंसिंग कहलाती है। ठीक है, कन्विंस करना, दूसरे को कन्विंस करना कि मेरी बात सही है, जो मैं कह रहा हूं वो आप मान लो। और कन्वेयांस मीन्स ट्रांसफर। हम कोई चीज आपके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कन्वेयांस। तो कन्वेयांसिंग आपको क्या बोलना है? कन्वेयांसिंग। और नहीं आता है तो अभिवचन और प्रारूपण और वो क्या कहते हैं हिंदी में आप उसको, हस्तांतरण लेखन बोल दीजिए कम से कम, इंग्लिश ना बोल मिले तो। लेकिन प्लीज गलत इंग्लिश मत बोलिएगा, है ना। वो कन्विंसिंग बोल देते हैं तो वो और गड़बड़ हो जाती है आपकी तरफ से। तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेयांस। कन्वेयांस, कन्वेयांस, यांस और बाद में ना और सा भी है छोटा। कन्वेयांस, ये आपको याद रखना है। कन्विंस नहीं करना है उसको, वरना गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो कन्वेयांस, तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेयांस। तो जब हम प्लीडिंग लिखते हैं, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और डब्ल्यूएस, वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको प्लीडिंग भी। बट ड्राफ्टिंग, जब हम प्लीडिंग्स हमें लिखनी होती है, प्लेंट या डब्ल्यूएस लिखना होता है, या हमें कोई कन्वेयांस यानी सेल डीड लिखनी है, कोई विल लिखना है, पावर टॉनी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो उसके पहले हम डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी ली और स्टैम्प पेपर पे डायरेक्ट आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर उस पे बैठ के काट पीट कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो स्टैम्प पेपर का तो काम हो जाएगा। तो पहले आप एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उस ड्राफ्ट के आधार पे आप अपना मेन प्लीडिंग या मेन कन्वेयांस तैयार करेंगे। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। तो ड्राफ्ट तैयार करने के कुछ रूल्स हैं। हमेशा एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग का मतलब प्लीडिंग्स बनाने जा रहे हैं, प्लेंट बनाने जा रहे हैं। आप किसी वकील के पास जाएंगे या जब आप वकील बन जाएंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, देन व्हाट यू डू, वो आपको अपना केस बताएगा। तो आपको उस केस के आधार पे पहले मटेरियल तैयार करना होगा कि ये चीजें हमें अपनी प्लेंट में डालनी है, ये बातें हमें अपने डब्ल्यूएस में डालनी है। दैट इज ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग इज द वेरी सोल ऑफ लीगल प्रोफेशन। इट इज एन एक्ट राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एक एक्ट है जब हम एक डॉक्यूमेंट राइट करते हैं, उससे पहले की एक स्टेज है, फाइनल डॉक्यूमेंट राइटिंग से पहले की स्टेज है। तो जब हम एक प्लीडिंग या कन्वेंसिंग तैयार कर रहे होते हैं तो उसकी एक इनिशियल स्टेज होती है जो हम ड्राफ्टिंग कह सकते हैं।
जब आपके पास क्लाइंट आएगा वो आपकी सारी बातें बताएगा अपनी, इट इज इन रॉ मटेरियल। तो आप उसको अपने पास एक जगह पे लिखेंगे, एक सीक्वेंस में बनाएंगे, दैट इज ड्राफ्टिंग। जब आप एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक अच्छा ड्राफ्ट एक अच्छी प्लीडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा ड्राफ्ट होगा आपकी प्लीडिंग उतनी ही अच्छी होगी। जितना अच्छा ड्राफ्ट होगा आपकी सील डीड, विल, पावर अटॉर्नी जो भी आप लिखेंगे वो उतना ही अच्छा होगा। एंड आप कहोगे कि क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा है या नहीं है, तो मटेरियल तो हमारा सारा आ ही गया। फर्क ये पड़ता है कि जब आपका जितना अच्छा होगा आपको अमेंडमेंट नहीं करने पड़ेंगे, दूसरी पार्टी आप पे हावी नहीं हो पाएगी। सेल डीड वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं, दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो। आज तो यूज होनी नहीं है, 20 25 30 साल बाद कभी यूज होनी है वो चीज। तो 25 30 साल बाद अगर आपने उसकी जो राइटिंग बुरी सी लिखी होगी ना, तो उस टाइम जिस आदमी को उसको पढ़ करके दिक्कत आ रही होगी, वो आपको क्या देगा, बहुत बद्दुआएं देगा, गालियां देगा, उसको बहुत गुस्सा आ रही होगी कि क्या लिख दिया है, इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए एक अच्छा ड्राफ्ट करिए, एक अच्छे ड्राफ्ट के आधार पे एक अच्छी प्लीडिंग और एक अच्छी कन्वेयांस तैयार कीजिए। कन्वेयांस तैयार करनी है आपको। तो एक गुड ड्राफ्ट, एक अच्छा ड्राफ्ट ही आपके लिए क्या करता है, एक अच्छी प्लीडिंग, एक अच्छी कन्वेयांस तैयार करने में हेल्प करता है। तो जो एक अच्छा ड्राफ्ट होता है उसके कुछ रूल्स बताए हैं पाइसे और गिलक्रिस्ट ने। आप लोग के पास इसकी फोटो स्टेट है या नहीं है? ओके ये है जो मैम। मैटर है इसका फोटो है आप लोग के पास? है मैम। ठीक है। तो किसका माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए। तो बिफोर commencing the draft, the draftman should conceive the whole design of it। प्रारूपण बनाने से पहले, जब आप प्रारूपण बनाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक पूरा का पूरा उसका खाका तैयार करना है कि हमें क्या चीज बनानी है, ताकि आप एक सीक्वेंस में चीजों को लिख सकें। नथिंग इज टू बी omitted एंड admitted एट रैंडम। कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। हम कोई भी चीज कहीं पर क्यों लिख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक आप जब कॉलेज में आंसर लिखते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, कुछ बच्चों को नहीं मिलते हैं। आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। मटेरियल सबने एक लिखा है, बट किसने किस सीक्वेंस में लिखा है, कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करी है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। तो आपको कमेंस ड्राफ्ट बनाने से पहले अपना एक खाका तैयार करना है। देन उसके बाद आपको ये देखना है कि आप कोई भी चीज उसमें छोड़ ना दे जो जरूरी है, और जो बेजरूरी चीजें हैं उनको जोड़ना दे। द ऑर्डर ऑफ द ड्राफ्ट शुड बी स्ट्रिक्टली लॉजिकल। कभी वो कहानियां सुनी है जिसमें कोई भी चीज कहीं से भी आ जाती है? या जब आप बोल रहे हो, कभी देखिए सामने वाला कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, आपको बुरा लगता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार वो बोलना क्या जा रहा है। तो जो आप ड्राफ्ट बना रहे हैं उसमें चीजें लॉजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, कि सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। पहले तो आपने 2001 का लिख दिया, फिर आपने 97 लिख दिया, फिर 2014 में आ गए, फिर 88 पे आ गए। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है किसी भी चीज का, दैट इज नॉट बी डन। आप एक ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑर्डिनरी एंड accustomed फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज शुड बी एम्प्लॉयड। जो दस्तावेजों के सामान्य नियम है और जो रूप चले आ रहे हैं उसी रूप में आपको अपना एक ड्राफ्ट बनाना है, और बहुत ही तकनीकी भाषा का प्रयोग करना है, टेक्निकल वर्ड्स। आप एक लॉयर हैं, तो आप जब एक लॉयर की तरह कुछ लिख रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि एक लॉयर ने लिखा है। आपको टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना है। जो जनरल वर्ड्स हैं वो तो कोई भी यूज कर देगा, बट टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हुए जो भी जनरली वहां पे चला आ रहा है उसका फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको ड्राफ्ट तैयार करना है। नेक्स्ट है लीगल लैंग्वेज शुड बी टू द utmost पॉसिबल एक्सटेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। जो लीगल लैंग्वेज आप उसमें यूज कर रहे हैं, विधिक भाषा जो यूज करेंगे, वो संक्षिप्त और सटीक हो। आप 50 पेज का आंसर लिख दीजिए बट उसमें कुछ भी काम का ना हो, जीरो। आप 5 पेज का आंसर लिखिए बट उसमें सब कुछ आ गया आपका, जो
डेफिनेशन भी आ गई, केस भी आ गया, सारी डिटेल भी आ गई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो वो भी आपका काफी सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत लंबा नहीं, संक्षिप्त और सटीक लिखिए जो भी लिखना है आपको। द ड्राफ्ट मस्ट बी रीडेबल, रेडिली इंटेलिजिबल टू लेमैन। एक साधारण आदमी उस प्रारूप को समझ सकता हो कि आपने क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि आप जो प्रारूप बना रहे हैं वो एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। वो क्लाइंट एक साधारण आदमी है, तो वो जो साधारण आदमी वाला जो क्लाइंट है, वो उस प्रारूप को समझ सके कि हाँ मेरे वकील साहब ने क्या लिखा है। तभी तो वो आपको बताएगा, नहीं वकील साहब इसमें ये चेंजेस और कर दीजिए या ये चेंजेस और कर दीजिए। आपने बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी जो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो कैसे आपको बताएगा कि वकील साहब इसमें ये चेंज होना है या वो चेंज होना है? उसे तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिख दिया है। तो इसीलिए ऐसी भाषा हो जो एक क्लाइंट भी आपकी समझ सके। ये इसके रूल्स हो गए। फिर इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं। जो आपका रूल्स है, करीब करीब प्रिंसिपल्स भी आपके वही आएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? क्लियर एंड फर्म थिंकिंग। स्पष्ट और दृढ़ सोच होनी चाहिए आपकी ड्राफ्ट बनाने से पहले कि आपको लिखना क्या है। तो क्लाइंट की सारी बातें आपने सुन ली हो एक बार अच्छे से। क्लाइंट अगर किसी पेपर को रिफर कर रहा है तो वो पेपर मंगवा के आप देखिए। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया सर 98 में कभी लिखा था, उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा है। क्लाइंट इज अ लेमैन, उसको नहीं पता कि किस वर्ड का क्या मतलब है और किन चीजों के साथ में किसी वर्ड का क्या मतलब है। तो वो पेपर मंगवा के देख लीजिए। अगर किसी से लीड किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तो वो जो भी चीजें हैं वो आपको उससे मंगवा के देखनी है। तो आपके दिमाग में सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्लाइंट की सारी बातें आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। संक्षिप्त होना चाहिए आपका ड्राफ्ट, कंसाइज एंड प्रिसाइज। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं अच्छा होता है कभी भी। कोई भी डीट कोई भी चीज आप एक ही चीज को 10 बार लिख दीजिए, दैट इज नॉट गुड। क्योंकि आप जब बार बार लिखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप कुछ गड़बड़ कर देंगे, जो आपकी अपोजिट पार्टी के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कई बार। तो जितना छोटा होगा, एक तो आपके पास उसको फैलाने के लिए टाइम रहेगा कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, या आप ये कुछ भी जोड़ सकते हो। जब बहुत लेंदी होता है तो आपको उसमें से घटाना पड़ता है, एंड जो आप बोल चुके हो उसको निकाल नहीं सकते आप किसी भी चीज को। तो वो दिक्कत कर जाता है थोड़ा सा, इसलिए। नेक्स्ट है उचित शब्दों का प्रयोग करना है आपको, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, बिकॉज यू आर डूइंग अ लीगल डॉक्यूमेंट, प्रिपेयरिंग अ। तो जैसा आप लेटर में लिखते हैं, अपना एक पर्सनल लेटर लिख दिया, एसएमएस लिख दिया, उस तरह की लैंग्वेज में नहीं लिखना है। दैट शुड बी इन प्रॉपर लैंग्वेज। क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आधा अधूरा नहीं ड्राफ्ट बनाना है आपको, ड्राफ्ट भी आपको पूरा बनाना है। नेक्स्ट है मधुर भाषा और विनम्रता। मतलब ड्राफ्ट में आप ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे कि दूसरे को आप कुछ बुरा कह रहे हैं या कुछ भी है। एक अच्छी लैंग्वेज यूज कीजिए जिसको कि उसको पढ़ के अच्छा लगे। लॉजिकल अरेंजमेंट, तर्कपूर्ण व्यवस्था, वही जो हमने रूल्स में पढ़ा था सेम है कि एक लॉजिकल अरेंजमेंट में इसको होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ड्राफ्ट को आपको तैयार कर लेना है एक अच्छे से छोटे से फॉर्म में। ये सारी चीजें ड्राफ्ट बनाने में आपको याद रखनी है। यही आपको अपने आंसर में लिखने हैं सारे पॉइंट। अगर आप में से कुछ लोग के पास नहीं है, मैं इसको आपका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी, तो जिससे कि जिसके पास नहीं होगा उसको भी मिल जाएगा। फर्स्ट, एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना है। ये अभी बंद हो जाएगी। तो इसमें आपको यही पढ़ना है कि कैसे हमें ड्राफ्ट तैयार करना है एक प्लीडिंग का और कन्वेयांस का। तो प्लीडिंग को कहाँ डिफाइन किया गया है? कोई बच्चा बता सकता है प्लीडिंग कहाँ पे डिफाइंड है? अभिवचन। अभिवचन कहीं पढ़े हैं आप लोगों ने अभी तक? पढ़ा है बोल मैम। सकते? हाँ, कहाँ पढ़ा यस है? मैम, पीपीसी में। जी जी जी, सही बोल रही हैं। हाँ, तौकीर सिविल मोहम्मद में पढ़ा मैम। बताओ सीपीसी में कहाँ पढ़ा है? सिविल में पढ़ा मैम। हाँ, प्लीडिंग में तो क्या आता है? जो मैम जो कंप्लेन बा, और अगेंस्ट वादी द्वारा स्टेटमेंट। बानी वादी शांति आपसे नहीं पूछा या ना? जी मैम, वादी हाँ या प्रतिवादी द्वारा जो हाँ लिखित में कथन किया जाता है, जो उसके हाँ द्वारा अपनी जो बात से संबंधित जो बातें लिखी जाती हैं मैम, वो अभिवचन हाँ, कहलाती हैं। जी। करेक्ट। वादी जो दाखिल करता है उसको क्या कहते हैं? वादी जो
दाखिल करता है। हाँ, उसको जी उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो पता है? मैम, सॉरी मैम। कोई भी बोल सकता है। वादी कोर्ट में क्या दाखिल करता है? बात दायर करता है मैम। हम वाद दायर करेगा। वाद दायर जी करने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में देगा, जो मैं आपको इतनी देर से ड्राफ्टिंग बता रही थी ना कि आप क्लाइंट ड्राफ्ट तैयार करोगे, उसको क्लाइंट क्या क्लाइंट कहेंगे? ओके। प्लेंट। क्लाइंट बोलते हैं उसे वाद मैम। पत्र। क्लाइंट बात नहीं, पत्र, हाँ प्लेंट। ठीक। बात पर। वाद जी पत्र जी, और बात पत्र। प्लेंट। जी प्लेन के आगे टी और लगा दो, प्लेंट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है ना? तो उसको वादी जगह प्लेंट वाद कहते हैं, जी जी वाद पत्र। जी। सही है। और जो प्रतिवादी जी दाखिल करता है उसको क्या प्रतिवाद कहेंगे? प्रतिवाद पत्र मैम। प्रतिवाद प्रतिवाद पत्र। पत्र, रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में उसको, WS भी कह सकते जी हैं। तो प्रतिवाद पत्र, तो वादी प्लेंटिफ वाद पत्र दाखिल करेगा और प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र दाखिल करेगा। तो सिविल ओके। की कौन कौन सी दो पार्टीज हो गई? वादी और प्रतिवादी। ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रही प्रतिवादी। हूँ ना, ये सब वाइवा में पूछा जाता है आपसे। जी तो सिविल की दो पार्टीज हो गई, वादी और प्रतिवादी। वादी वाद पत्र यानी प्लेन दाखिल करेगा और प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र यानी रिटन स्टेटमेंट यानी WS दाखिल करेगा। ठीक है। जी प्लीडिंग को जी CPC में कहाँ डिफाइन किया गया है? सिविल प्रोसीजर कोड, जी CPC। याद रखिए, मैं आपको इसीलिए 2-3 बार बोल रही हूँ, CPC में डिफाइन किया गया है, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 6 रूल 1 में बताया गया है प्लीडिंग का मतलब। ठीक है। एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइनिंग एक्चुअली व्हाट इज प्लीडिंग, बस यही बता रहा है कि प्लीडिंग में प्लेन और रिटन स्टेटमेंट आता है। ठीक है। अब प्लेंट क्या है और WS क्या है? 6 में प्लीडिंग आया तो सीधे सीधे 7 में प्लेंट और 8 में WS आ जाएगा। इस तरह से आप 3 आदेश याद कर सकते हैं, 6, 7, 8। 6 रूल 1 में, आदेश 6 में प्लीडिंग को डिफाइन किया गया है, आदेश 7 में रिटन स्टेट सॉरी प्लेंट के बारे में बताया गया है, और ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। उसमें डिफरेंट रूल्स हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, बट इस तरह से आप आदेश भी अगर बता 6, देंगे 7, 8। दैट इज 6, 7, 8। ठीक है ना? 6 प्लीडिंग, थैंक यू। 6 का रूल 1 प्लीडिंग, 7 प्लेंट, क्योंकि पहले वाद पत्र दाखिल करना है इसलिए पहले प्लेंट आ गया, वाद पत्र आ गया। फिर हम WS दाखिल करेंगे इसलिए 8 में WS आ गया। 6, 7, 8 याद करना आसान हो गया। ठीक है। 6, 7, 8। प्लीडिंग को 6, 1 में डिफाइन किया गया है। प्लेंट के बारे में आदेश 7 यानी ऑर्डर 7 में बताया गया है, और जो WS है रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन या प्रतिवाद पत्र, उसके बारे में ऑर्डर 8 में बताया गया है कि क्या है। तो प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग इज अ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। सिंपल बता रहा है, अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन से है। अब रिटन स्टेटमेंट क्या है और प्लेंट क्या है? प्लेंट को ऑर्डर 7 में बताया गया है। प्लेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम इन राइटिंग एंड फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। राइटिंग में होता है और प्लेंटिफ के द्वारा दाखिल किया जाता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो रिटन स्टेटमेंट को ऑर्डर 8 में बताया गया है। रिटन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन राइटिंग and filed by the defendant, in which he deals with every material fact alleged by the plaintiff। जो कुछ भी plaintiff कहता है आप उसको डील करते हैं कि सर मुझे मंजूर है या नहीं मंजूर है, ये सही है या गलत है। एंड उसके बाद आप अपने WS में यानी प्रतिवाद पत्र में एक अतिरिक्त कथन करते हैं जिसमें आप वो सारी बताते हैं कि प्लेंटिफ ने ये बातें कही, ये सही और ये गलत है, लेकिन सर मेरा कहना ये है। तो अतिरिक्त कथन भी आपको लिखना होता है। तो जो आपको एक क्वेश्चन मिला है उसमें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से जो दिया गया है ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, थर्ड है सेकंड है, उसमें आपको प्लेंट और WS ही तैयार करना है एंड वाद बिंदु तैयार करने हैं जो इश्यूज होते हैं। इश्यूज आर द थिंग्स जो कि वादी और प्रतिवादी के बीच में जो इश्यूज होते हैं,
जिन पे आप सहमत हो गए वो तो इश्यूज नहीं बचे आपके बीच। इशू का क्या मतलब होता है कि वाद विवाद जिसके बारे में बचा है आपका। तो वाद किसके बारे में बचा है? विवाद जिसके बारे में प्लेंटिफ ने कहा और प्रतिवादी ने नहीं माना, डिफेंडेंट ने नहीं माना, या डिफेंडेंट ने कहा प्रतिवादी कह रहा है ये झूठ है। तो अब उसमें से अगर कोई हम एक चीज साबित कर देते हैं तो वो हमारे केस को अफेक्ट करेगा। दैट इज इश्यूज। तो वो इश्यूज आपको बनाने हैं, प्लेंट लिखनी है, WS लिखना है और इश्यूज बनाने हैं। मैंने एक फॉर्मेट भेजा है आपको, उसको एज इट इज नहीं उतारना है। दीज आर जस्ट फॉर्मेट्स। उन फॉर्मेट्स के आधार पे जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है। यहां से आपको एक प्रारूप मिल जाएगा कि कैसे लिखना है। यूनिक नहीं लिखनी है यहाँ पर। ये आपका ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का पेपर है, यूनिक का पेपर नहीं है। या तो मैं यूनिक लेके बैठूं या आप लोग किताब पढ़ें, ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। मैं यूनिक से आपका क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी कि आप किताब से लिखेंगे। तो यूनिक में क्वेश्चन पेपर में आंसर मिलना जरूरी नहीं है। मैं जो बना रही हूँ वो मैं किताब से बना रही हूँ और वो आपको किताब पढ़नी है वहां पर। तो इसीलिए यूनिक में आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, किताब से या ऑनलाइन ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस के आंसर। वहां पे फॉर्मेट मिल जाएगा और थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाते हुए आपको उसका आंसर लिखना है, जो आपके पास काफी है। कम नहीं है बट सही जगह पे आप लोग लगाते नहीं है। केवल इतना सा डिफरेंस है। बुद्धि की कमी नहीं होती है आपके पास, क्योंकि आप इधर उधर बहुत सारी बुद्धि लगा रहे हैं। बस सही जगह पे बुद्धि नहीं लगा रहे हैं जहां आपको लगानी है, जो आपको कल पैसा देगा, जो कल आपको नाम देगा, वहां पे आप अपनी बुद्धि लगाने के लिए मना कर देते हैं। आज आप अच्छे से पढ़ेंगे वही आपका पढ़ा हुआ कल आपके काम आएगा। और जो आप आज अच्छे से नहीं मैम पढ़ेंगे कल आपको कहने का एक मौका देगा कि यार इस प्रोफेशन में तो पैसा ही नहीं है, बड़ा कंगाली के हालात हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था, मेहनत ही नहीं करी। तो स्टडी कीजिए, पढ़िए। ये कहना कि यूनिक में नहीं मिल रहा है तो यूनिक लेकर के यूनिक ही पढ़िए, फिर आप यूनिक वाले ही नंबर मिलेंगे, यूनिक वाले ही पैसे मिलेंगे कल आपको। क्लाइंट भी कहेगा ये यूनिक वाला एडवोकेट है, इसके पास नहीं जाएंगे। आप जब कचहरी जाते हैं किसी एक एडवोकेट के पास 50 लोग होते हैं, किसी के पास एक भी नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में कितनी मेहनत करी होती है। तो वो आपको मेहनत करनी है। तो जो WS और प्लेंट लिखना है दैट इज आपको लिखना है। मैंने आपको फॉर्मेट भेज दिया है, उसी फॉर्मेट के आधार पे जो प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को आप लोग अपना लिख लीजिए। ऑनलाइन सब अवेलेबल है, किताबों में सब अवेलेबल है, बट यूनिक की मैं गारंटी नहीं देती क्योंकि मैं यूनिक नहीं पढ़ती, ना मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैम मैम सवाल क्या नहीं। प्लेडिंग की किताब मिल सकती है? प्लीडिंग की किताब मिलती है, थैंक यू अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी में भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अवेलेबल है प्लीडिंग की किताबें, बहुत सारी हैं प्लीडिंग की किताब। हमने भी अपने LLB के टाइम में 2 किताबें खरीदी थी प्लीडिंग की कम से कम। आप लोग एक भी किताब नहीं खरीदना चाहते। अभी 1000 की शर्ट खरीदनी हो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1000 रुपए का पिज्जा मंगा के खा लोगे, कुछ भी कर लोगे, बस किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है किसी के पास। वो वेस्टेज ऑफ मनी है। बाकी सारे पैसे हैं, बस किताब इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। और कोई बहुत गरीब है, मेरे पास आओ, मैं किताब दिलवा दूंगी आपको। रियली गरीब हो तो मैं दिलवा दूंगी किताब। खरीदो तो किताब, कम से कम पढ़ो तो। किताब ना खरीदने के लिए कोई माँ बाप पैसे मना नहीं करते। किताब के लिए किसी के माँ बाप पैसे देने के लिए मना नहीं करेंगे, इतनी तो मैं गारंटी दे रही हूँ। बच्चे ही नहीं खरीदते अपने आप, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। फिर माँ बाप कहेंगे किताब खरीदी पढ़ी नहीं, तो इसलिए खरीदो ही नहीं, ना पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी आप लोग गड़बड़ियां करते हैं। माँ बाप सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सारे बच्चों को, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा ही करते हैं माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए। तो किताबें खरीदिए और उनसे पढ़िए। ठीक है, चलिए। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस हम पढ़ रहे हैं। तो प्लीडिंग में 2 चीजें हमने पढ़ी, प्लेंट एंड WS। प्लेंट वादी के द्वारा दाखिल किया जाता है, WS प्रतिवादी के द्वारा दाखिल किया जाता है। इस तरह से सिविल की 2 पार्टीज हो गई, वादी और प्रतिवादी। ये याद रखिएगा कौन क्या दाखिल करता है। आदेश 6, 7 और 8 तीनों आदेश ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। जो प्लीडिंग के उद्देश्य हैं या जो नियम है वो बहुत कुछ ड्राफ्टिंग से मिलते जुलते रहेंगे आपके। तो प्लीडिंग का उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग पार्टीज टू डेफिनेट इश्यूज। पार्टीज को एक डेफिनेट इश्यूज पे लाना कि भैया
ये विवाद है। कभी आप सोचिएगा, आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ, लेकिन जब तक आप लिखना शुरू नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। पेपर शुरू होने से पहले जिसने बहुत पढ़ा होता है उसे लगता है वो सब भूल गया है, कुछ आता ही नहीं है। बट जब आप पेपर में लिखना शुरू करते हैं तो सब धीरे धीरे करके याद आता जाता है। तो क्या होता है, जब आप लिख देते हैं चीजों को तो आप एक डेफिनेट इश्यूज पे आ जाते हैं, भाई ये विवाद है केवल, जिसके बारे में न्यायालय को निर्णय देना है। अब आप मुंह जुबानी तो आज कुछ बोलोगे कल कुछ बोलोगे, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? इन राइटिंग आप बदल नहीं सकते, 50 साल बाद भी आपका वही रहेगा, आप बदल नहीं सकते कुछ भी। तो इसीलिए इन राइटिंग से पार्टीज के इश्यूज डेफिनेट हो जाते हैं कि क्या बात बिंदु है। सेकंड है टू एनेबल द पार्टीज टू डिटरमाइन द टेस्टिमनी विच वुड बी रिक्वायर्ड एट द हियरिंग। उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें क्या गवाही इकट्ठी करनी है, किस चीज के बारे में मुझे गवाही देनी है, क्या इश्यूज हैं जिनके बारे में मुझे कोर्ट में अपनी गवाही देनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, किस व्यक्ति को बुलाना है, क्या चीज साबित करनी है मुझे, ये चीज मुझे पता चलती है। खर्चे कम होते हैं भाई, जब मुझे पता है कि इनडेफिनिट चीजों पे बार बार करनी है, तो मेरा खर्चा कम होगा, पैसा बचेगा। फोर्थ इज टू प्रिवेंट डिले। देरी कम होगी, हालांकि देरी बहुत हो जाती है कई बार, बट फिर भी आप एक टाइम को सेव कर सकते हैं। और वरना अगर आप सोचो, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, तो दूसरी पार्टी को आप कभी भी एक सरप्राइज दे सकते हो, अरे अच्छा ये बात भी थी, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है। अब आपको ये 10 क्वेश्चन ना हो तो आपको क्या पता कि क्या लिखना है ना? आप डायरी में कुछ भी लिख दो, फिर मैं कहूंगी आपने तो ये नहीं लिखा अपनी डायरी में। वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या दिक्कतें आती हैं कि टीचर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देयर इज नथिंग कि वो बहुत एक डिमार्केट नहीं हो पाता है। तो प्लीडिंग्स आपको डिमार्केट करती है कि कहाँ पे आपको रहना है, इससे देरी कम होती है और आपके सामने सरप्राइजेस नहीं आते हैं। फोर्थ है, लास्ट है टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मिसकैरेज मतलब अवहेलना नहीं हो, एक जस्टिस व्यक्ति को मिले, इसके लिए भी प्लीडिंग्स की राइटिंग में इन राइटिंग होना जरूरी है। इसके लिए प्लीडिंग्स में क्या क्या होना जरूरी है? प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। जो आप प्लीडिंग बनाते हैं प्लेंट और WS, उसमें आप लॉ नहीं बताते हैं। लीज डीड लिखना शुरू कर दी, वो नहीं लिखना है आपको कि लीज की डेफिनेशन ये है। हमारे बीच में लीज हुई बस इतना काफी है। लीज की डेफिनेशन सर TPA में ये दी गई है, प्लेट की ये दी गई है, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है, लॉ नहीं लिखना है, आपको फैक्ट्स सिर्फ बताने मैम हैं कि फैक्ट सर लिखना है, फैक्ट, हाँ ओनली फैक्ट्स फैक्ट। लिखने होते हैं। प्लेंट में आपको फैक्ट ठीक लिखने है, होते हैं, या लॉ के बारे में अगर बताना भी होता है तो ओके। डिटेल नहीं बतानी होती है कि हमारे केस में ये लॉ अप्लाई हो रहा है, या इस लॉ के अंदर हम ये केस फाइल कर रहे हैं, बस इतना बताना होता है। इससे ज्यादा नहीं कि आप लॉ लिखने नहीं बैठते हैं प्लेंट के अंदर। दूसरी चीज होती है द फैक्ट शुड बी मैटीरियल फैक्ट्स, जो वहां पे जरूरी है, उस केस से रिलेटेड है, केवल वो लिखना है। मैं आज सुबह घूमने गया था, खाना खाने गया था, फिर लौट के आया, फिर मैंने घर में खिचड़ी बना के खाई कि मैंने ये करा, या वो पहले गया था उसने खिचड़ी खाई फिर वो आकर के मुझसे लड़ा, तो दैट इज नॉट मैटीरियल। तो मैटीरियल फैक्ट्स लिखने हैं। थर्ड है प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। एविडेंस नहीं देनी है। एविडेंस तो एविडेंस में दोगे ना जब बाद में आएगा, तो एविडेंस नहीं देनी है। और केवल तथ्यों का ही वर्णन कंसाइज, किया जाना है। हाँ जो फैक्ट्स हैं केवल उन्हीं को बताना है, एविडेंस नहीं देनी। सर इसने मुझे पीटा, उसको A और B ने देखा था और B ने तो देख करके बताया कि हाँ इसने पीटा है, उसने वहां पे उसको भी बताया था। ये सारी एविडेंस की बातें हैं जो आपको प्लेंट में या WS में नहीं लिखनी। पीटना पाटना ओके, तो हालांकि क्रिमिनल का केस है, इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, ये उन्होंने भी नापा था, उन्होंने भी नापा था, इस तरह की चीजें आपको नहीं लिखनी। केवल इन्होंने ओके, मेरी इतनी जमीन पे कब्जा कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। ओनली फैक्ट मैम। ओनली फैक्ट, ना ही लॉ बताना है ना ही एविडेंस देनी है। नेक्स्ट है जो डेट्स लिख रहे हैं, फिगर्स लिख रहे हैं, उनको आप अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे 01 लिखना है तो ZERO जीरो वैसे भी लिखेंगे आप, और जीरो वैसे भी लिखेंगे और 1 भी लिखेंगे। तो उस तरह से आपको दोनों तरह से फिगर्स लिखनी है, ताकि इन केस एक जीरो लिखने में ज्यादा लग जाए या कुछ हो जाए तो वहां पे जो आपने वर्ड्स में लिख रखा है, शब्दों में लिख रखा है, उससे आपका मैच कर जाएगा। तो कोई जना आपके शब्दों से खेल नहीं सकता फिर। वरना फिगर्स में तो खेल करना बड़ा आसान काम है, एक जीरो बढ़ा दो, जीरो के आगे 1 लगा दो, पूरा का पूरा आपका 1000 से 10 लाख, 10,000 हो जाएगा, 1 लाख से 10 लाख हो जाएगा।
मॉडलिंग मतलब ये देख लेंगे कि जैसे बैंक में हम लोग लिखते हैं कि जो जो लिखना है उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है हाँ, ताकि हमारा हिंदी चेक इंग्लिश दोनों में, केवल आप चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, बट जैसे आप 7 लाख लिखते हैं तो आप यहाँ पे 7 लाख वर्ड्स में भी लिखते हैं, चेक जब आप हाँ लिखते वर्ड हैं में तो लिख इन द सेम वे लेकिन आपको यहाँ पे भी लिखना है। बस वही है ना कि हमारे कुछ शब्दों को चुरा ना सके। हाँ हाँ, बस बस, कोई हमारे उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाता, इससे ये फायदा होता है। ठीक है, प्लीडिंग्स लेजिबल होनी चाहिए और उनको पढ़ने लायक होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, और जो भी आप वहां पे लीगल प्लीज ले रहे हैं कि इसमें एस्टॉपल लगता है, लिमिटेशन से बाढ़ है, या इन्होंने मतलब वैल्यूएशन गलत कर रखी है, ये सारी चीजें वहां पे आपको कोट करनी है। दैट इज नॉट लॉ, दैट इज योर प्लीडिंग कि सर इन्होंने ये चीजें गलत करी। लॉ तब होता है जब आप लिमिटेशन एक्ट लिखने बैठ जाएंगे, वो नहीं लिखना है, बट आपको बस ये बताना है कि दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन या दैट इज अंडर वैल्यूड, ये सारी चीजें आपको वहां पे देना है। लॉ नहीं लिखना है, बट किस लॉ का आपको यूज करना है या जिस लॉ से आपको फायदा मिल रहा है वो चीजें आपको वहां पे देना। फैक्ट्स जितने भी नेसेसरी हैं वो देने हैं, लीगल लैंग्वेज यूज करनी है आपको, और जितना भी कंटेंट है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। एंड में इसका वेरिफिकेशन करेंगे आप, सिग्नेचर होंगे, और पूरा का पूरा आपको उसको बनाना है फिर प्लीडिंग्स को। क्लियर है? प्लेंट में आप शुरू में कोर्ट का नाम लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। प्लेंट में कोर्ट का नाम आता है, फिर बात संख्या आएगा, फिर प्लेंटिफ का नाम, उसका एड्रेस, उसका एज, सारी चीजें आ जाएंगी। एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो सारे प्लेंटिफ्स का अलग अलग देना है। 5 प्लेंटिफ हैं, पांचों भाइयां और एक ही घर में रहते हैं, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पांचों के नाम लिखे और एक सर्कल बनाया और बोल दिया कि सर ये सब एक ही जगह पे रहते हैं तो एक ही बार एड्रेस डाल दिया, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि ए बी सी डी ई, ये पांचों के पांचों भाई हैं, तो आपने सबके नाम लिखे, एक ऐसे लकीर बनाई, यहाँ पे लिखा सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, सबका एक साथ लिख दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? ए, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, पूरा पूरा डिटेल, फिर बी, उसका फिर से सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, फिर सी, फिर डी, सबका अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है किसी के भी। ठीक है? ऐसे ही प्लेंटिफ के बाद वर्सेस लिख के डिफेंडेंट्स का जब आप नाम लिखेंगे तो वो भी पूरी डिटेल में लिखना है प्लेंट में। डब्ल्यूएस में आप केवल पहला पहला नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं प्लेंट के बाद उसमें किसी की डिटेल नहीं लिखनी होती आप, बस प्लेंट जब आप लिख रहे हैं तो पूरी डिटेल देनी है आपको वहां पर, आधा पर्दा नहीं देना है। क्लियर है? तो ये आपको प्लेंट में देना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। थर्ड क्वेश्चन वही आपको प्लेंट लिखनी है, डब्ल्यूएस लिखना है, वही सब है आपका, और बात बिंदु बनाने हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम क्रिमिनल ट्रायल, उसमें क्रिमिनल ट्रायल के बारे में लिखना है। अभियुक्त और अभियोजन होता है उसमें, उसमें याद रखिएगा कि अभियोजन होता है और अभियुक्त। क्रिमिनल ट्रायल के 2 पक्षकार होते हैं, अभियुक्त और अभियोजन, नियोजन और अभियोग जी। है ना? एक्यूज होता ओके। है और प्रोसिक्यूशन होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि वाइवा में पूछ लिया जाता है। प्लेंट के 2 पक्षकार, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पक्षकार एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन। सही है? उसमें प्रोसिक्यूशन कैसे स्टार्ट करता है? यहाँ पे प्लेंटिफ स्टार्ट करता है, इधर डिफेंडेंट होता है, उधर एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर क्राइम का आरोप है, दैट इज एक्यूज्ड। ठीक है? सिविल क्रिमिनल में कभी कभी अंदर पूछ लेते हैं, सिविल जो संपत्ति से रिलेटेड बात होते हैं, क्रिमिनल जो मारपीट और आईपीसी या किसी और क्राइम से रिलेटेड बात होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। जी। जो सिविल केसेस होते हैं उनके बारे में जो प्रोसीजर दिया गया है वो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता नहीं, दंड संहिता इंडियन पेनल कोड हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता बताना है आपको वहां पे, सीआरपीसी। ओके। ठीक है? बच्चे वहां पे गड़बड़ बोल देते हैं, वो फिर टीचर उनको इतना घुमाता है वहां बैठ करके, वो बच्चा बिल्कुल घूम करके पता चला उसका काम हो जाता है। सही है? तो ओके। दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी।
पीपीसी। यहाँ तक समझ में आ गया आपका? तो फर्स्ट Okay. वाले में सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको प्लेन डब्ल्यूएस और इश्यूज बनाने हैं उसमें। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको एफआईआर चार्जशीट वगैरह लिखने के लिए दी गई है, वो सब चीजें आप उसमें लिखेंगे। ये आपका पीसीएस जे में पेपर आता है, उस स्टाइल में बनाया गया है। पीसीएस जे में आपको बनाने के लिए आता है वहां पे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आप करोगे तो आपको जब प्रैक्टिस करने जाओगे तब भी लाभ मिलेगा आपको, और आप पीसीएस जे की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। मैम चार्जशीट का प्रारूप भेज दीजिएगा आप। चलिए, अच्छा मैं भेजती हूँ आप लोग को। जी। वैसे अगर आप इसके लिए एक बार पुलिस थाने जाकर के ना वहां से किसी की चार्जशीट लेके आएंगे, या आप ऑनलाइन निकालेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। मैं भेज तो दूंगी आपको, मेरा जी। भेजा हुआ सबसे आसान तरीका होगा आपके लिए। आप जी वही कुछ तो। भी नहीं सीख पाओगे, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ आपको। अगर मैंने चार्जशीट आपको में भेजा लगे और आपने उससे देख के लिखा, आप कुछ नहीं सीखोगे। बट अगर आप अपने आप लिखोगे ना ढूंढ करके, तो आप उससे चार्जशीट लिखना सीख जाओगे। और चार्जशीट की नहीं क्या मैम। बारीकियां होती है ना, कल जब आपके सामने चार्जशीट आएगी तो आपको पता होगा, अरे इस चार्जशीट में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, या ये सही नहीं है। क्योंकि आपको मैम इसी आधार पे चार्जशीट, जीतना है केस। मैम जो मेरे पास चार्जशीट है उससे काम चल जाएगा? हाँ, नहीं उस चार्जशीट को आप इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, फैक्ट्स चेंज कर दो उस चार्जशीट के। प्रोफार्मा वही रहेगा ना? प्रोफॉर्मा तो सेम होता है ना, मैं आपको इतनी देर से यही तो बता रही हूँ। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेयांस जो भी होता है उसका प्रोफॉर्मा होता है। आपने प्रोफॉर्मा तीस लिया, चालीस अपने फैक्ट्स उसमें फिक्स कर दिए, यही तो करना है मैम तीस आपको, चालीस है? ओके। 30-40 की है मैम। 30-40 पेज की नहीं लिखनी होती है आपको, उसके मैं सेंड कर उसमें दे रहा हूँ। बहुत बड़ा होता है बेटा। आपको छोटा छोटा सा जी लिख करके 2-3 पेज में तैयार कर दो। मैंने चार्जशीट में मैम होता मैंने क्या इतने से मैम? फैक्ट्स दिए हैं आपको, 4-5 लाइन के। आपको उन्हीं फैक्ट की तो चार्जशीट तैयार करनी है। मैम जो जो आप मेन जो इश्यूज कहानी होते है हैं ना। वो, जो कहानी आपको उसमें लिखनी है वो आप 6-7 लाइनों में खत्म कर दो। जी। ठीक मैम, रहेंगे ना ठीक मैम? है ना? ठीक मैम, ठीक। कहानी के फैक्ट वो होंगे जो मैंने आपको दिए, और मैम वो बहुत शॉर्ट में है। मैम चार्जशीट में फिर लास्ट में ये लिखना होता है कि जो भी उनपे जो किराए जो उन्होंने क्राइम किया है, अगर उनपे जो अगर साबित होता है तो उसको लिख दिया जाता है कि इनके द्वारा ये क्राइम जो है पाया गया, ये कृत्य किया गया है ना। अच्छा, चार्जशीट इज, तो हाँ, मैम चार्जशीट कोई आपको क्रिमिनल नहीं बना दे रही है। जी। चार्जशीट ये बता रही है कि लगता है कि इन्होंने ये क्राइम कराया, वो तो अभी कोर्ट में डिसाइड होगा ना, वरना कोर्ट क्या करेगा? नहीं अगर कर मैम वो चार्जशीट लिखा फाइनल जाता है, है। हाँ, तो चार्जशीट की मैम जो भी लैंग्वेज है वो आपको वहां पे लिखनी है। जी ऐसे लिखा जाता है, मुझ 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 जब विवेचक आपको द्वारा। पता है तो आपको मुझसे क्यों पूछना जी। पड़ा? मैम नहीं, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है ना, अब हाँ, ये नहीं नहीं, क्लियर भी वैसे तो ही आपसे लिखिए। करना है। नहीं, जो है वैसा वाला ठीक है। लिखिए आप। ओके ठीक ओके है, ओके सारे बच्चों की थोड़ी ओके अलग लगाएगी तभी तो मजा भी आएगा। ओके ओके ओके। सही है? ठीक है, हम्म, ठीक है। सीखना है तो अपने आप करना है। अपने मेरे आप मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जब तक आपके पैरों में छाले नहीं पड़े हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि छालों में कितना दर्द होता है ना? तो आप कहोगे मैडम आपको पैसे ही पता कि हम कितने परेशान हैं। तो मैं भी स्टूडेंट थी, स्टूडेंट बन के ही टीचर बनी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट टीचर बन गई, पैदा ही टीचर हो गई थी, है ना? तो मैं उस प्रोसेस से ही आई हूँ, कल आप भी टीचर बन सकते हैं कोई भी जना। तो इट इज नॉट सो नहीं कि मैम आपके है ना? आपको नहीं ले पाएंगे मैम। नहीं, मेरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चलिए थोड़ा सा प्रवचन जैसा समझ लीजिए आप लोग। कोई बिल्कुल भी मैम। जना कभी भी किसी की जगह नहीं लेता किसी की जिंदगी में। ये केवल कहने वाली बात होती है कि उसने हमारी जगह ले ली। आप अपनी जगह खुद बनाते हैं, दूसरे की जगह लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी तरह के बनिए ना। जब आप दूसरे को इमिटेट करेंगे तो आप उसके नकलची होंगे। जब आप अपने ओरिजिनल होंगे तभी आपको ख्याति मिलेगी। तो ओरिजिनल बनिए, डोंट इमिटेट एनीवन। कल आप मुझसे ज्यादा आगे निकलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा लगता है जब नहीं मैम हमारे आप, स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, हम भी प्राउड बताते हैं वो हमारा स्टूडेंट है जो इतना अच्छा कर रहा है। मैम आप तो गुरु है हमारे, हाँ, आप हमेशा बड़े रहे। नहीं, गुरु का एक स्थान होता है, मैं मानती हूँ। बट गुरु को भी अच्छा लगता है जब उनका स्टूडेंट बहुत बहुत अच्छा करता है ना? थैंक यू तो मैम। आई वॉन्ट कि आप लोग सब बहुत अच्छा करें। सही है? इसीलिए थोड़ा जी मैम। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाती हूँ, वरना मैं भी आसान सा क्वेश्चन बना दूँ, एक तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यूनिक हटाई, उसको दिया, और कहा इसमें से 10 क्वेश्चन उतार दो।
कल कोई बच्चा मुझे गाली भी नहीं देगा, सारे बच्चे आराम से आंसर भी लिख लाएंगे और मैं भी आराम से बैठी हूँ, कुछ करना ही नहीं है मुझे भी। मैं अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितनी मेहनत आप करते हो। जब आप दूसरे को दुखी करते हैं ना, तो जितना आदमी दुखी होके होता है, आपको दुखी करने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं यस करनी मैम। पड़ेगी? आप दूसरे को दुखी करने के लिए गुस्सा होगे, आपकी एनर्जी जली। आपने मार पिटाई करी तो आपका भी हाथ टूटेगा, जेल जाओगे। दूसरे को मार दिया, फांसी हो गई आपको भी। मतलब आप दूसरे को परेशान, अपने को परेशान करे बिना नहीं कर सकते। इट इज डिफरेंट थिंग कि आपको उस चीज में मजा आ रहा है, तो बात अलग है, वरना मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना? तो डू योर वर्क, आप मेहनत कीजिए अपनी। क्लियर है? चलिए अब पढ़ लेते हैं। जी मैम। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5वां क्वेश्चन जो है दैट इज कन्वेयांस। कन्वेयांसिंग, प्रलेख शास्त्र, ठीक है? या अभिहस्तांतरण, केवल हस्तांतरण नहीं, अभिहस्तांतरण, प्रलेख शास्त्र। इंग्लिश वाले कन्वेयांसिंग, याद रखिए, बोल लीजिए मेरे साथ साथ, कन्वेयांसिंग, कन्वेयांसिंग, कन्वेयांस, प्रलेख शास्त्र। कन्वेयांसिंग। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? कन्विंस नहीं ओके, बोलिएगा। जो बच्चे क्लास में कन्वेयांसिंग हैं, बोलेंगे मैम। कोई भी बच्चा कन्विंस नहीं करेगा वहां पर टीचर को बैठ के, क्योंकि टीचर कन्विंस नहीं होगा किसी भी हालत में, वो कन्वेयांसिंग ही सुनना चाहता है वहां। जी अच्छा, तो जी। कन्वेयांसिंग बोलना है आपको वहां पे। कन्वेयांसिंग इज एन एक्ट ऑफ conveying or transferring any property, whether movable or immovable, from one person to another person. मैं आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज कन्वेयांसिंग। और जब हम उसको लिखित में कर देते हैं तो वो प्रलेख शास्त्र हो गया, उसकी एक डीड हो गई, कन्वेयांसिंग डीड हो गई। ओके। कन्वेयांसिंग ट्रांसफर ऑफ अ इंटरेस्ट, और जब हम उसको लिख देते हैं तो वो कन्वेयांसिंग डीड हो जाती है, और हमें वो कन्वेयांसिंग डीड लिखना ही पड़ना है यहाँ पर। ओके। ठीक, तो उसका ड्राफ्टिंग के रूल्स हमने पढ़ लिए, कन्वेयांसिंग डीड हो गया हमारा। तो जब हम कोई भी कन्वेयांसिंग लिखते हैं, कोई भी कन्वेयांस लिखते हैं, है ना, प्रलेख शास्त्र, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी प्रलेख लिख रहे हैं, तो उसके क्या क्या उद्देश्य और नियम है? उद्देश्य यही है कि भाई एक निश्चित हो जाए कि हमारा क्या दिया है, हमने क्या नहीं दिया है। मैंने मुंह जबानी कह दिया कि चलो आज से तो मेरे मकान में रह लो, किराया डिसाइड ही नहीं करा। तुमने कहा कितना किराया? मैंने कहा जितना चाहो उतना दे देना। और तुम 2,000 रुपये लेके आ गए, और मकान 20,000 रुपये किराए का है। मैं कहूंगी 20,000 दो, तुमने कहा सर 2,000 की बात हुई थी मैडम, तो मैं जी मैम। कहूंगी 20,000 देने थे भाई, तुम कहोगे 2,000 ही देने थे, आपने कहा था जितने चाहो उतने दे देना। जितने चाहो उतने दे देना सबसे ज्यादा बेकार लाइन और कोई नहीं होती जिंदगी में। अरे मैडम जितने चाहो उतने दे देना, जितने चाहो उतने दे देना, में बाद में वो लूटेगा ही लूटेगा आप। तो दैट शुड बी डिमार्केटेड कि क्या कह रहे हो। तो जो प्रलेख शास्त्र हम कर रहे हैं वो डिमार्केट कर रहा है कि हमने कितना इंटरेस्ट दिया, किन शर्तों पे दिया है, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है प्रलेख शास्त्र। तो विलेख लिखने के कार्य को आरंभ करने से पूर्व विलेख तैयार करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी संपूर्ण रूपरेखा होनी चाहिए कि क्या बनाना है। वही ड्राफ्टिंग वाले जो रूल हैं वही ज्यादातर रूल्स में आ जाएंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं मैं वो आपको पढ़ा देती हूँ, रूल्स तो सब वही रहने हैं। इसमें पैराग्राफ में होना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, जो लैंग्वेज जनरली यूज की जाती है वो लैंग्वेज आपको वहां पे यूज करनी है, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ, बाकी आपको मिल जाएगा। क्या होगा वो सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले विलेख के शीर्षक का वर्णन आपको करना है। जो भी विलेख या कन्वेंस आप लिख रहे हैं उसका शीर्षक डालेंगे कि ये विल है। जैसे मैंने आपको विल लिखने के लिए दी है, पावर टॉर्नी लिखने के लिए दी है, वो उसका आप ऊपर डालोगे कि आप हम्म। तो सबसे पहले हमें उसका एक शीर्षक डालना है कि ये डीड किस चीज से रिलेटेड है। विल है, गिफ्ट डीड है, पावर टॉर्नी है, जो भी है वो हमने वहां पे लिख दिया। उसके बाद हम उस पे
उसका जो डीड हमने लिखी है उसका प्रवर्तन कब से होगा, आज की तारीख लिख दी या कल से लागू होगी, वो जो भी डेट है वो हम उसमें लिखेंगे। पार्टीज का पूरा डिटेल आएगी उसमें कि कौन कौन से पक्षकार हैं, उन पक्षकारों का पूरा डिटेल जिससे कि उनको पहचाना जा सके। अगर मैं केवल नुपुर गोयल लिख दो तो नुपुर गोयल 50 मिल जाएंगे। आप किस नुपुर गोयल की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो नुपुर गोयल डॉटर ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, ये सारी डिटेल आपको वहां पे डालनी होंगी पूरी की पूरी, जिससे कि आदमी को स्पेसिफाई कर सको कि किसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद हमें वो बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी भी डिफाइंड होनी चाहिए। मेरी जमीन जो तो जो हम सेल डीड या जो भी चीज लिख रहे हैं उसमें हमें पार्टीज के नाम पूरे देने हैं जिससे कि पार्टीज के बारे में पता चल जाए। देन टेस्टामेनम होता है जिसमें हम प्रतिफल क्या है, व्हाट इज कंसिडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2000 रेंट पे दे रहे हैं या हमने 10 लाख में अपना मकान बेचा है, जो भी चीज आप वहां पे लिख रहे हैं वो कंसिडरेशन का पार्ट भी वहां पे आना चाहिए कि इतने में हमने ये काम करा है। तो जो भी कंसिडरेशन है उस डीड में वो कंसिडरेशन हो चाहिए, उसकी प्राप्ति हो गई या कैसे दिया जाएगा वो सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। कैश देंगे, चेक के थ्रू देंगे, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या कर दिया है, जो भी चीज है वो चीजें आपको वहां पे देनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल होना चाहिए। मैंने कह दिया मेरी सुरेश शर्मा नगर की प्रॉपर्टी दे दी। अब 4 प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टी दे दी? तो प्रॉपर्टी की चौहदी आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा। सीमाएं जो लिखी जाती हैं वो इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। चारों सीमाएं लिखनी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ताकि पता चल जाए कि आप किस प्रॉपर्टी की प्रॉपरली बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वो चौहदियां लिखी जाती हैं, तो वो वहां पे आपको लिखनी है। संपत्ति का पूरा वर्णन करना है। साक्ष्य मतलब कि अगर कुछ है कि इस प्रॉपर्टी, इस चीज से मेरे पास आई है प्रॉपर्टी या कुछ भी वहां पे देने की जरूरत है तो वो दे देंगे। उसमें विटनेस करेंगे आप वहां पर कि 2 विटनेस होते हैं ना, जैसे सेलडी लिखते हैं तो 2 विटनेस चाहिए होते हैं, विल लिखते हैं तो 2 विटनेस चाहिए होते हैं, तो विटनेस की सिग्नेचर विटनेस करना है आपको वहां पे। और जिसने लिखा है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका नाम लिखा जाएगा, अंगूठा लगना है तो अंगूठा लगेगा। वो सारी चीजें आपको वहां पे करनी है। इसके अलावा अगर आप उस डीड के साथ कोई संलग्नक एनेक्जर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप उसके साथ लगा देंगे, तब आपकी वो डीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम आपको एक प्रलेख शास्त्र या कन्व्यांस लिखने के लिए करना है। कन्व्यांस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पूछ सकते हैं, 2005 का है। उसमें आप किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हालांकि वो राइटिंग में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कोई टीचर पूछ ले, ना पूछे, लेकिन फर्स्ट 8th और 9th वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। वो वाइवा में जरूर पूछा जाएगा जहां तक है। अगर आप कह भी देंगे, अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो, वो कहेगा आपने इसमें से क्या लिखा है, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से बता देंगे तो आपका वाइवा अच्छा मान लिया जाए। नेक्स्ट आपका जो है नारी निकेतन के बारे में परमादेश लेख लिखना है, मैंडामस रिट। आप ऑनलाइन मैंडामस रिट डालिए, मैंडामस रिट्स खुल जाएंगी वहां पे, उसी के हिसाब से आप इसका वर्डिंग डाल के बना दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। एक मैंडामस रिट खोलिए ऑनलाइन। दिन अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि उसके पास नेट नहीं है। दिन भर वो वेब सीरीज और जाने क्या क्या देखते हो ना, व्हाट्सएप सब चला रहे हैं सब, क्या वो इंस्टाग्राम फेसबुक, और उसपे बैठ बैठ के सारे रूल्स अपनी रील्स बना रहे हैं, सब हीरो हीरोइन बने हुए हैं इस टाइम, है ना? तो वो जो आप कर रहे हैं ना वही चीज आप इसमें बस गूगल पे डालिए और सर्च कर लीजिए मैंडामस रिट। वहां पे रिट्स खुल जाएंगी, उसी में से कोई एक रिट उठाइए और उसी के आधार पे अपनी रिट लिख दीजिए। फैक्ट्स ये डाल दीजिए, कॉपी नहीं करनी है, फॉर्मेट वहां से लेना है आपको बस। मैंडामस क्या होती है, रिट्स कितने प्रकार की होती हैं ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। सेशुररी, प्रोहिबिटरी। मैंडामस इज परमादेशित, कि कोर्ट आदेश देता है, हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा करिए। तो परमादेश के द्वारा कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिट्स केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल हो सकती हैं।
एंड सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए 226 है, याद कर लीजिएगा ये। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 एंड 226 रिट्स की बात करता है। 32 में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में जाएंगे आप। एंड 5 तरह की रिट्स होती हैं, वो पांचों रिट्स का नाम याद कर लीजिए, परमादेश, शुरेरी एंड हैबियस कॉर्पस, ये जितनी भी हैं उन सबका नाम याद कर लेंगे। परमादेश के बारे में याद कर लीजिएगा कि ये कोर्ट का एक आदेश है जिसके द्वारा कोर्ट किसी व्यक्ति को कहता है कि आपको ये कार्य करना है या नहीं करना है, या तो किसी कार्य को करने से जो आपको नहीं करना चाहिए था उसके लिए रोक देगा, या आपसे कहेगा कि आप ये काम कीजिए जो आपको करना था आप नहीं करना। तो परमादेश में कोर्ट कुछ भी कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप परमादेश की दाखिल कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट जो हाँ जो उसमें एक रिट दी है बरेली पे दी है कि बरेली की हाँ, नारी निकेतन के बारे में दिया है ना वो। जी तो मैम। ऐसा नहीं है कि नारी निकेतन में कुछ हो रहा है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। सिंपल है कि आपको एक फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको उन फैक्ट्स के ऊपर अपनी रेट बनानी है। भाई आप कुछ लिखोगे तो आप बरेली से रिलेटेड हो ना, तो आप बरेली से रिलेटेड लिखोगे, ठीक मैम। है ना। जी मैम। नेक्स्ट आपका है 8th क्वेश्चन। प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर एक वसीयत तैयार कीजिए। ड्राफ्ट अ विल बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे ही विल की बात आएगी तो विल और गिफ्ट में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। विल कब लागू होती है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके मरने के बाद एक विल लागू होती है, ठीक है। गिफ्ट कब लागू होता है? जीते जी। जीते जी। उसने जिस किया है दिन मैम हमने उसको। लिख दिया, फाइनली ट्रांसफर कर दिया, हाँ, उसी उसी दिन के नाम गिफ्ट से। प्रॉपर्टी जी ट्रांसफर हो गई, अब मेरी नहीं रही आपकी हो गई। तो गिफ्ट इज इंटरविवर्स, मतलब जीते जीवित व्यक्तियों के बीच में जाता है। दो एक जीवित जीवित व्यक्ति व्यक्तियों के दूसरे। बीच में जाएगा गिफ्ट, और जो विल है वो मरने के बाद जाएगी, ओके, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ जाएगी, है ना। तो इसीलिए विल यस मैम। मरने के बाद जाती है, गिफ्ट का ट्रांसफर तुरंत के तुरंत हो जाता है। और गिफ्ट इसीलिए हम वापस नहीं ले सकते, गिफ्ट हमने एक बार कर दिया तो हो गया, अब प्रॉपर्टी वापस थोड़ी मिलेगी। विल की हुई नहीं, प्रॉपर्टी को मैं कभी भी बेच दूं, मैंने आपके नाम में प्रॉपर्टी विल करी है और आज मैं बेच दूं तो क्या आप रोक सकते हो मुझे? यू हैव नो राइट नहीं। राइट नाउ। जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। तो मैं आज उसको बेचूं, 4 प्रॉपर्टी और खरीदूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट गिफ्ट में मैंने अगर आपको गिफ्ट कर दी, अब मेरा उस पर कोई राइट ही नहीं बचा, मैं उसे सेल नहीं कर सकती, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती अब। विल इसीलिए एक फायदे का सौदा ये होता है कि कम से कम जीते जी आपके पास है, बच्चे लात मार के घर से बाहर नहीं निकालेंगे। करनी है तो विल कर दो, गिफ्ट मत करो। विल कर दो, बच्चों को बताओ मत ताकि मार वार ना डालें। सबसे मेन तो काम यही है कि संपत्ति पता ना मिल रही चले है, बिल उसने कहा करने में। चलो मम्मी पापा निकलो, हो गया हमारा काम, विल तो जब तक मरोगे नहीं तब तक संपत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। गिफ्ट कर दिया तो लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो वो चीज वेल करो तो ही क्यों? लाइसेंस टू किल है। हाँ मैम पावर ऑफ अटॉर्नी भी तो होती है। हाँ, बट वो वो अभी नॉन अलग चीज है, वो नॉन मैं भी बताएंगे। बताऊंगी आपको, अभी आएगा, वो भी अभी आएगा, ठीक है। तो विल और जी। गिफ्ट, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप विल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप कहेंगे सर विल वाला कराया, तो जैसे ही विल पे आओगे वो कहेगा गिफ्ट भी बताओ। अच्छा, विल और गिफ्ट में क्या अंतर है? सर विल मरने के बाद लागू होती है और गिफ्ट जीवते जी तुरंत लागू हो जाती है जैसे ही हम लिखते हैं। गिफ्ट की प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक बार हमने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, लेकिन जिस प्रॉपर्टी की हमने विल लिखी है, क्योंकि वो हमारे मरने के बाद ट्रांसफर हो रही है, तो आज मैं उसे चाहूँ तो बेच दूं, आज मैं उसको किसी को गिफ्ट कर दूं, कुछ भी कर दूं। जैसे ही मैंने उसको सेल कर दिया मेरी विल खत्म हो गई उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे ही मैंने उसे गिफ्ट कर दिया मेरी विल खत्म हो गई। तो वो एक विल मरने के बाद लग रही है और गिफ्ट तुरंत लागू हो जा रहा है। तो गिफ्ट में मुझे तुरंत हित मिल गया, विल में नहीं मिलेगा तुरंत हित, वो उसके मरने का वेट करना पड़ेगा, है ना। मैं उसको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता, निकाल दिया उसने, विल चेंज कर दी, मुझे मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए विल इज अ बेटर ऑप्शन देन गिफ्ट। तो जो माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं वो उसके लिए खुद भी लायबल होते हैं कहीं ना कहीं। तुमने क्यों सारा पैसा बच्चों को दे दिया, अपने पास रखना था अपना पैसा। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी वृद्धाश्रम में 50-60 साल के लोग भी रह रहे होते हैं, एंड बड़े हट्टे कट्टे, दे कैन डू वर्क बट दे डोंट डू। तो बेटर है कि जो बहुत बीमार हैं, जो नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वरना एक तो अपने हाथ में प्रॉपर्टी रखो अपनी, और दूसरी चीज कुछ ना कुछ करते रहो, आपको एक्टिव रखेगा, आपके पास पैसा आता रहेगा, एंड आप दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होगे, तो आपको एक अपने अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, जीने की एक चाह बनी रहती है।
वरना जिंदगी आज आप लोग कुछ भी करना छोड़ दो ना तो एक जिंदगी बोझ हो जाएगी, मन नहीं करता जीने का फिर। तो वो कुछ ना कुछ करना है आपको। अच्छा, तो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पे एक गिफ्ट विल लिखनी है, वो आप लिख लीजिएगा। अच्छा, और जब आप प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पे विल लिख रहे हैं तो वहां पे कंसिडरेशन कोई नहीं होता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे कंसिडरेशन क्या है, जो आपका प्यार है, क्योंकि मुझे आपसे इतना प्यार है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे इतना प्यार है, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा पेपर करो, इसलिए मैं आपका पढ़ा रही हूँ। या आपके माँ बाप को अपना आपसे प्यार होता है, इसलिए वो अपनी संपत्ति आपको दे के जाते हैं। किसी एक बच्चे से ज्यादा प्यार है या सारे बच्चों से प्यार है तो मेरे मरने के बाद ये बच्चे झगड़े नहीं, इसलिए विल में सबके नाम पे थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी लिख दी सही से। तो वो सारी चीजें विल के माध्यम से होती हैं। अब आप लोग विल वाला क्वेश्चन कर लेंगे अगर आता है तो। अच्छा। मैम मैम हाँ मैम एक क्वेश्चन। हाँ, मैम बिल में हम कितना भाग प्रॉपर्टी का किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर आप मुस्लिम है तो 1/3, हिंदू है तो कितना भी। अच्छा, पूरा दे सकते हैं? हिंदू, हिंदू पूरा दे सकते हैं? हाँ, मुस्लिम और 1/3 मुस्लिम? तक कर सकते हैं। अगर 1/3 से ज्यादा करेंगे तो फॉर दैट दे वांट द कंसेंट ऑफ देयर हेयर्स, जो उनके उत्तराधिकारी है उनकी कंसेंट चाहिए होगी 1/3 से ज्यादा के लिए। उनकी सहमति चाहिए होगी ना हाँ, मैम? सहमति चाहिए आपके उत्तराधिकारियों की। 1/3 से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकते, लेकिन गिफ्ट पूरा कर सकते हैं। गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट तो कितना भी कर सकते हैं। गिफ्ट कितना भी कर सकते हैं, नॉट विल, विल नहीं कर सकते मैम आप। गिफ्ट को मैम गिफ्ट को हिबा बोलते हैं ना? हाँ, गिफ्ट को हिबा बोलते हैं। जी। ठीक है, इसके बाद जो आपका है लीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, पट्टा। पट्टे के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत कुछ। लीज पे उठा हुआ है, 99 वर्ष रेंट पे की देना लीज है, रेंट पे देना, किराया नामा होता है और एक पट्टा होता है। तो पट्टे में हम प्रीमियम लेते हैं, है ना, और पट्टा जनरली एक ज्यादा लंबे पीरियड के लिए होता है। लीज में हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं, रहेंगे जमीन पे, आप मकान भी बना लेते हैं बहुत सारे। तो लीज में मतलब उसमें मकान बनाना, फैक्ट्री बनाना, ये सब कुछ हो जाता है। रेंट पे जब हम किराए पे मकान देते हैं तो उसमें बनाना बनाना नहीं इंक्लूड होता, कमरा बना हुआ है, आप उसमें जाके सिर्फ रह लीजिए, केवल उतना होता है वहां पर, है ना। लीज में आपको ज्यादा राइट्स मिलते हैं यूजुअली। लीज को टीपीए में कहाँ डिफाइन किया गया, लीज के बारे में कहाँ बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 से शुरू होता है लीज के बारे में। ठीक है, धारा 105 में लीज को डिफाइन किया गया है। लीज क्या है, लीज, लेसर, प्रीमियम, ये सारी चीजें धारा 105 में बताई गई है, सेक्शन 105। तो टीपीए का 105 पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको वाइवा जो होगा उसके लिए थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा कि वाइवा में उसके बारे में पूछा जाएगा। लीज मंथ टू मंथ हो सकती है, ईयर टू ईयर हो सकती है। तो लीज कितने भी टाइम के लिए हो सकती है, हमने 99 साल के लिए कर दी लीज, परपिचुअल कर दी तो जिसको हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं, वो ईयर टू ईयर हो जाती है, फिर हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं। लीज में हमने कोई टाइम ही नहीं दिया है तो ईयर टू ईयर में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल के बाद आप खत्म कर सकते हैं, वो अपने आप रिन्यू भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं लीज में। लीज में लेसर होता है जो देता है, लेसी होता है, और प्रीमियम होता है। पट्टा करता होता है, पट्टे पे लेने वाला होता है, और वो होता है। तो जब आप पट्टा विलेख लिखेंगे तो उसमें वही आप जो मैंने कन्वेंसिंग में बताया था ना कि जब आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपका शीर्षक आएगा, तो वहां पे आप लिख दोगे पट्टा, पट्टा विलेख, लीज डीड। अब लीज डीड के बारे में आप लिखना शुरू करोगे, पार्टीज का नाम और ये सारी चीजें आप लिख करके लीज डीड तैयार कर दोगे। एंड में दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें लाइन से आप लिखते जाओगे, तो आपकी एक लीज डीड तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आपको एक लीज डीड तैयार करनी है। यहाँ पर लीज डीड के बारे में आपको पता इसलिए होना चाहिए, क्या है लीज, क्या है, कितने टाइम की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, कैसे समाप्त हो जाएगी, पीरियड समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी, नोटिस के द्वारा आप समाप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें समाप्त करने के तरीके हो सकते हैं। तो लीज डीड पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी, ताकि अगर आप वो आती है तो आप उसको अच्छे से लिख सके। समझ में आ गया ये? लीज में दो पार्टीज होंगी, लेसर लेसी होंगे। प्रॉपर्टी हमेशा इमूवेबल होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की लीज नहीं होती है कभी भी, है ना। वो तो गिरवी रखते हैं, लीज नहीं होती वहां पे, प्लेज होगी, लीज नहीं होगी। तो लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, किसी भी पीरियड के लिए हो सकती है,
डे, वीक, मंथ, ईयर, परपेचुअल कितने भी टाइम के लिए हो सकती है। और उसमें हम मनी या अदर वैल्यूएबल थिंग्स भी ले सकते हैं। इट इज नॉट सो कि लीज में हमें इतना पैसा ही लेना है। हम 5 रुपए में भी दे दें, हम 2 लड्डुओं के बदले दे दें, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के बदले में दे सकते हैं उसको, है ना। यस मैम। एंड लीज के बारे में कुछ और पूछना हो तो बताइए, वरना नहीं मैम, लीज हो में गया। एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके पास, है ना। वो इंटरेस्ट मैम पर लीज में और सेल में डिफरेंस जो मेन होता है वो होता है, सेल में पूरी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लीज में केवल आपको एक इंटरेस्ट मिलता है उस प्रॉपर्टी में, पूरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती है। बस इतना डिफरेंस जो बहुत बड़ा होता है। लीज में आप राइट प्रॉपर्टी टू सेल मैम आउट नहीं कर सकते। हाँ पूछो। मैम लीज में जो होता है हाईएस्ट वैलिडिटी टाइम 99 ईयर्स होता है ना। हाँ 99 होता है, या परपीचुअल कर देते हैं वो भी हो सकता है। तो वो चल रही है, परपीचुअल वाला आप कभी भी खत्म कर दोगे, 99 वाला फिर 99 ईयर्स तक रहेगा। जी जी, लेकिन हाईएस्ट वैलिडिटी परपेचुअल, टाइम जो होता है। और कोई मैम सवाल। परपेचुअल 99 से ऊपर भी तो जा सकता है। परपेचुअल का मतलब तो ये हुआ अनंत काल तक चलता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बता सकती, मुझे भी नहीं पता है, बट आई थिंक कि परपीचुअल तो फिर परपीचुअल है। बट परपेचुअल परपीचुअल का आप तो कोई कभी भी अंत ही समाप्त नहीं कर है, सकते हैं, बट समाप्त व्हेन कर देयर इज सकते अ हैं। पीरियड, तो हाँ, पीरियड के पहले समाप्त करने में फिर आपको दिक्कत आएगी इसको। जब तक कि शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा तब तक आपको खत्म नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे परपीचुअल है वो कभी भी खत्म कर सकते हो, वो वाला चेंज जाएगा उसमें, है ना। ठीक है। वसीम तुम्हारा कोई सवाल था। नहीं मैम। ठीक है, देन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना। पावर यस ऑफ मैम। अटॉर्नी क्या होती है, जो अभी पूछ भी रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी में हम प्रॉपर्टी किसी को देते नहीं है। जैसे मैंने अपनी संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी वसीम के नाम करी, तो मेरी प्रॉपर्टी वसीम के पास गई नहीं है। वसीम को केवल एक राइट मिला है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दे, गिफ्ट कर दे, मतलब जिस भी पर्पस के लिए मैंने वसीम को दिया, वसीम को केवल वो राइट मिला है कि वो ऐसा कर सकता है। प्रॉपर्टी मेरी ही है। वसीम हैज अ राइट टू सेल दैट प्रॉपर्टी ओनली। जैसे मैंने एक स्पेसिफिक विशिष्ट पावर अटॉर्नी करी वसीम के नाम पे कि वसीम मेरी ये प्रॉपर्टी है, तुम इसको सेल आउट कर देना। अब वसीम ऐसे तो सेल आउट नहीं कर सकते। अब मैंने पावर अटॉर्नी कर दी, अब वसीम वहां पे मेरी जगह सिग्नेचर कर देंगे और मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, बट वसीम की मेरे प्रॉपर्टी नहीं हो गई। एब्सेंस में। बट अगर मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट करूंगी तो प्रॉपर्टी वसीम की हो गई। अब वो सेल करेगा और जो पैसा मिलेगा वो उसके पास जाएगा। जब मैंने पावर अटॉर्नी करी है तो दैट मीन्स कि वो मेरी तरफ से बेच रहा है, प्रॉपर्टी मेरी है, और मैं उस पावर अटॉर्नी को कभी भी खत्म करके मैं बेच डालू, वसीम कैन नॉट स्टॉप मी। बट इफ आई एम गिफ्टेड दैट प्रॉपर्टी टू वसीम, देन आई कैन नॉट सेल इट, बिकॉज नाउ वसीम हैज अ इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी और वसीम कैन सेल आउट इट। मैं उसको सेल आउट नहीं कर सकती, है ना। तो गिफ्ट में, पावर अटॉर्नी में, विल में, सेल में यही अंतर है। पावर अटॉर्नी में आपको कुछ भी नहीं मिलता, दैट इज कि आपको एक राइट मिला है कि आप मेरी तरफ से कोई काम कर सकते हो। बिजनेस मेरा है, आप उसको चला रहे हो, बिजनेस मेरा ही है, मेरे नाम में आप केवल चला रहे हो पावर अटॉर्नी के माध्यम से। विल में आपको मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, गिफ्ट में तुरंत मिल गई, और सेल में भी आपने मुझे पैसा दिया है तब मिलेगी। गिफ्ट और विल में आप कोई कंसिडरेशन नहीं देते। गिफ्ट और विल में जो कंसिडरेशन है दैट इज प्रेम, प्यार, जो मेरा आपसे है वो प्यार, है ना। तो गिफ्ट मैम और विल में कंसिडरेशन इज लव एंड अफेक्शन। सेल में आपको कंसिडरेशन मिलता है जो पैसा होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी में आपकी जान पहचान है, आपने उसको कुछ काम करने के लिए दिया है, मे बी आपने उसको वहां पे कुछ पैसा भी दे सकते हैं, कोई कंसिडरेशन दे सकते हैं। हाँ मैम पूछो वैभव। पावर पावर ऑफ अटर्नी में जैसे हमने, आपने कहा किसी को भी अपनी वो दे दी कि आप हमारी संपत्ति को बेच सकते हो, हाँ राइट दे दिया, तो क्या उसमें कंसिडरेशन भी हम डिस्क्लोज करेंगे कितने में बेचोगे? कर सकते हैं, हम मिनिमम प्राइस रख अच्छा। सकते हैं कि इससे कम में नहीं बेचोगे। जरूरी नहीं है हाँ, हमारे लिए, दैट इज नॉट कंपलसरी कि हम वहां पे लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने मिनिमम प्राइस कोट कर दिया तो वो उससे कम पे नहीं बेच सकता। इट इज नहीं अगर आवर मैंने स्वीट विल कि हम प्राइस ही उसमें कोड नहीं क्या करा लिखते हैं, तो तो वो कितने में भी बेच दे। हाँ, तो वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना ऐसे। हाँ नुकसान हो सकता है, बट आप ऐसे आदमी को दोगे ही नहीं ना। पावर टॉनी अरे आप जिसको मैम दोगे उस पर विश्वास तो होगा, और देखो विश्वास कोई मैम कभी भी तोड़ सकता है। हाँ, एक बार चाबी हाथ में दे दी तो गाड़ी कोई भी चला के ले जाएगा। हाँ तो बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा ही होता है, आदमी बिजनेस का पावर टॉनी दे देता है और आदमी पता चलता है पूरा बिजनेस ही ओवरटेक करके बैठ जाता है आपका। मुझे बाजीगर पिक्चर का वो याद आ गया सीन, उसमें पावर ऑफ अटर्नी से ही पूरी पिक्चर चेंज हो गई थी। हाँ हाँ
एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द मूवी, ये रियल लाइफ में भी होता है। हाँ तो आप अगर किसी को दे रहे हैं तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्या रख रहे हो। पावर अटॉर्नी में आप कुछ भी शर्तें लगा सकते हैं, तो उन शर्तों के आधार पे ही वो पावर अटॉर्नी वाला जो है काम कर पाएगा। तो इसलिए पावर अटॉर्नी ये देते अच्छा वक्त बहुत उसमें ध्यान clause है। रखना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो और जी किन जी शर्तों पे दे रहे हो। हाँ तौकीर। जी मैम, जैसे कि पावर अटॉर्नी हमें किसी ने की है मैम, तो हम हाँ, उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, उसने दिया है तो करोगे ना गिफ्ट। पावर अटॉर्नी में उसमें क्या लिखा है? उसने ये लिख दिया कि तुम इस प्रॉपर्टी का कुछ भी करो, ओके ओके, हाँ, ये है ये ना। मुख्तियारनामा जिसको बोलते हैं ना मैम, उसने हाँ, बिल्कुल मुख्तियार आम कर दिया कि आप मुख्तियारनामे कुछ में भी ऐसा कर थोड़ी का सकते हैं। तुम कुछ भी कर दो। उसने लिखा कि स्पेसिफिक मेरी नहीं, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मैं इनको दे रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से सेल कर सकते हैं, वहां पे साइन कर लेंगे। मेरी एब्सेंस रजिस्ट्रार में। के ऑफिस में जाकर के अंगूठा लगाना, साइन करना, ये सारा काम ये करेंगे, मेरी तरफ से कंसिडरेशन लेंगे। पूरी लैंग्वेज लिखी जाती है बेटा वहां पर। तो पूरा लिखा जाता है ना, प्रोसीजर होता है कि हाँ, किसके इसीलिए कर तो कि सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ बात। कि जब भी आप कोई डीड बना रहे हैं, चाहे प्लीडिंग, चाहे ड्राफ्टिंग या कन्वेंस, जो भी आप ये विल गिफ्ट डीड जो भी बना रहे हैं, पूरा डिटेल में लिखिए, लीगल लैंग्वेज यूज कीजिए। जो चीजें आनी चाहिए वो जरूर लिखिए, और जो नहीं आनी चाहिए वो मत लिखिए, ताकि 20-25 साल बाद आपको गालियां ना खानी पड़े। मैम एक सवाल। क्योंकि ये चीजें बाद में यूज में आती हैं, तुरंत नहीं यूज में आती। लिटिगेशन होते होते मैम वन 15-20 क्वेश्चन। साल लगते हैं। मैम वन क्वेश्चन। 15-20 साल बाद गालियां पड़ती हैं, अरे क्या लिख दिया इस आदमी ने, बहुत ही जी बेवकूफ था, है ना। हाँ पूछो, तो फिर मैम, पूछो। जब जब कोई व्यक्ति मर जाता है जो पावर अटॉर्नी करता है मैम, हाँ, यदि वो उसकी डेथ हो गई तो तो पावर उसके अटॉर्नी बाद खत्म क्या हो गई। पावर नल खत्म एंड हो वाइड हो जाती है। पावर अटॉर्नी खत्म हो जाती है इफ देयर इज एनी कंसिडरेशन इन द पावर अटॉर्नी। जैसे मैंने आपके नाम में पावर अटॉर्नी लिखी और आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए कि ठीक है हम तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, देन वो 50,000 रुपए का आपका क्लेम बना हुआ है, वरना पावर अटॉर्नी खत्म हो जाती है तुरंत ही। मेरे मरते ही मेरी पावर अटॉर्नी खत्म हो गई। विल एग्जिस्टेंस अगर में आ उससे जाएगी बात। पहले आप सेल आउट कर चुकी है या उस पावर अटॉर्नी के आधार पे जो भी चीजें एग्जीक्यूट कर चुके हो, दैट इज वैलिड। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो पावर अटॉर्नी खत्म हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में तो मतलब इसके ऊपर बड़ा बवाल भी हो चुका था उधर, गाजियाबाद वगैरह की साइड में, क्योंकि सेल डीड्स बंद हो गई थी, तो लोग अब विल और पावर अटॉर्नी कर करके सारा काम कर ले रहे थे। ट्रांसफर ऑफ द मैम एक प्रॉपर्टी चीज और। पावर अटॉर्नी और विल के आधार पे हो रही थी। और पावर अटॉर्नी तो खत्म हो जाएगी मरते ही, और विल लागू नहीं होगी। मैंने विल चेंज कर दी पहले ही अपनी। बेचारा ठन ठन गोपाल हो जाएगा आदमी जिसने पूरे करोड़ करोड़ रुपए दे रखे होते हैं। कितने बचे हैं मैम तो वहाँ पे? लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें तो पता चल रहा है पावर अटॉर्नी और विल से बिक जा रही है प्रॉपर्टी, बस खरीद ली उन्होंने पूरा पैसा दे करके। तो पावर अटॉर्नी से यू हैव नो राइट, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई राइट नहीं आ रहा आपके पास। अच्छा, इट यस इज मैम। जस्ट गिविंग यू अ राइट टू डू समथिंग इन बिहाफ ऑफ मी। ऑन बिहाफ ऑफ मी आप कुछ कर सकते हैं, बस इतना राइट मिल रहा है आपको, और कुछ नहीं हो रहा पावर अटॉर्नी से। अब मैम 10 क्वेश्चन समझ में आ गए। मैम यस मैम। हाँ, अब आ अगर गए? 10 क्वेश्चन पे कोई सवाल है पूछिए। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था पावर अटॉर्नी के रिगार्डिंग मैम। हाँ पूछो। मैम कह रहा था अगर किसी ने मेरे नाम में पावर अटॉर्नी उतारी है तो मैं मतलब किसी और के नाम उतार सकता हूँ उसी सेम पावर अटॉर्नी को? नहीं मतलब तुम्हें उसने दी है, तुम उसी का जैसे कि राइट किसी और आपने को दोगे। आपने मेरे नाम में कर दी, हाँ, नहीं हो सकता ना ऐसा? और तुमने वसीम के नाम पे कर दी, उसने, हाँ ये वही पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वही पावर अटॉर्नी। नहीं करोगे, कैसे हाँ करोगे पावर ये हो अटॉर्नी। सकता मैंने तुम्हें दिया, तुम किसी और को ट्रांसफर तब करोगे जब तुम मुझसे राइट लोगे, ये वाला है। हाँ, या तो क्लॉज डाला हुआ हो उसमें। क्लॉज हो कि तुम इसको राइट। फर्दर भी दे सकते हो किसी और को। हाँ, अब मैंने जैसे तुम्हें दी, तुमने तो किसी को भी दे दी, उसने कुछ भी कर दिया। जी 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 जी। जैसे ठीक किरायनामे में होता है लेटिंग सब लेटिंग। हाँ, है ना, ठीक उस है, तरह से थैंक यू मैम। ऐसे नहीं कर सकता है किसी को भी। ठीक है, थैंक यू। इसमें अधिक छः लगेगा ना? अधिनियम 6 में आएगा ये ट्रांसफर का। क्या? संपत्ति लॉ का अधिनियम 6 लगेगा ना ट्रांसफर के लिए? हाँ, टीपीए लग जाएगा, टीपीए एक्ट ही है ये, हाँ, टीवीएस से हो गया। टीपीए लग जाएगा इसमें। मैम, क्वेश्चन कौन कौन से याद करने हैं मैम हमें? 8, 9 और क्या चीज? क्वेश्चन जो बताए 8, 9। पहला, 8वां और 9वां। 8 पहला, 8वां 8वां और और 9वां। 9वां, फर्स्ट 8 एंड 9। ओके।